Dear students, now we discuss the last method for preparation of alcohol. Before starting this topic, we revise those methods which have already used by me in the preparation of alcohol. First is Grignard reagent, second is hydration of alkene, third is from haloalkane, fourth is hydroboration oxidation, fifth is by reduction of aldehyde and ketone, and last is used by reduction of carboxylic acid and ester. So guys, we start today topics for preparation of alcohol, that is by reduction of carboxylic acid and ester. यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो पहला क्वेश्चन यही है कि जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो वहाँ पर हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज होता था और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता था। बट जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन करेंगे और उससे अल्कोहल बनाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट कभी काम नहीं करता। तो याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डाइबोरेन। और ये जितने भी रिडक्शन करने के लिए आपने यूज किया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये आपको क्या देगा, इसका रिडक्शन करने से आपको 1 डिग्री एल्कोहल। तो प्यारे बच्चों, जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर डिलीवर करता हूँ उस समय यदि आपके रिएक्शन के अंदर कोई मैकेनिज्म आता है तो आप अपनी रफ नोटबुक और एक पेन साथ में अवश्य रखें, ताकि जब मैं मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूं तो आप भी अपनी कॉपी के अंदर उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके साथ के साथ नोट करते रहें। तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने रफ़ नोटबुक अभी भी अपने हाथ के अंदर नहीं ली है तो प्लीज़ वो रफ़ नोटबुक को कैरी करें। हम 30 सेकंड के लिए वेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको कन्फर्म होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COOH होता है, और इसके साथ हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की चेन का अरेंजमेंट करते हैं, तो जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जर्नल फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या निकल के आता है, RCOOH। और उसका हमने रिडक्शन किया तो किसका यूज़ करना पड़ेगा, हाइड्रोजन। और इसका रिडक्शन करते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में करते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से हमारे वीक बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, यहाँ से किसकी ब्रेकिंग होगी, वीक बॉन्ड की। तो यहाँ से हमारा ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़े, और जैसे यहाँ से ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगी तो एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, तो यहाँ से ये H2 को कैरी करेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O। और यदि हमारा यहाँ से 2 नेगेटिव गया तो इसकी जगह पर 2 नेगेटिव आना चाहिए। तो इस ऑक्सीजन को रिमूव करने के बाद यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का अटैचमेंट करवा दीजिए। तो देखिए क्या होगा, RCH2OH। और इस प्रकार आपने देखा कि जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है, दैट मीन्स 1 डिग्री एल्कोहल। अब हम देखते हैं कुछ रिएक्शन। R की वैल्यू मैंने यहाँ पर बेटा पुट की बेंजीन,
और बेंजीन के ऊपर मैंने लगाया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और मैंने इसका रिडक्शन किया और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वही आईएन यूज़ कर लिया। तो आपको करना क्या है बेटा, इस रिएक्शन के अंदर जो डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को कंप्लीटली रिमूव करवा दो। तो जब ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का अटैचमेंट करवा दीजिए। तो C6H5CH2OH और यहाँ से H2O निकल गया। तो बेंजोइक एसिड से बेंजाइल अल्कोहल आपका बन गया, इसको बोलते हैं बेंजाइल। अब देखते हैं कि एस्टर से किस प्रकार बनाते हैं। तो डियर गाइज, आपको कन्फर्म है कि जो हमारा एस्टर के अंदर होता है वो फंक्शनल ग्रुप इस प्रकार से होता है। तो हमारा इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि फंक्शनल ग्रुप है वो एस्टर ग्रुप का ही है, 2 कार्बन्स की मिड पॉइंट, और उसका हमने करवाना है रिडक्शन। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हम इस बॉन्ड की ब्रेकिंग करवाएंगे और जैसे ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो इसके 2 पार्ट्स बन गए, एक पार्ट RCO और एक R-O, और अब इसके साथ हाइड्रोजन का अटैचमेंट करवाना है। तो इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन का अटैचमेंट और 1 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन कैरी कर ले। तो इस प्रकार से RCH2OH फर्स्ट पार्ट का तो ये कंपाउंड हमने तैयार कर दिया। और जो हमारा सेकंड पार्ट है R-O, इसके पास ऑक्सीजन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए 1 हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से R-OH। अगेन देख लीजिए बेटा, आपने क्या करना है, यहाँ पर R की वैल्यू को पुट करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे R की वैल्यू क्या पुट कर दी, CH3, और जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में वहाँ से बॉन्ड को ब्रेक की थी। अब यहाँ पर आपको 2 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो CH3 C डबल बॉन्ड O और एक पार्ट दिखाई दे रहा है CH3O, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए 1 हाइड्रोजन को आना पड़ेगा, और यहाँ से इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी वीक बॉन्ड की, तो क्या होगा CH2OH। इस प्रकार से मिथाइल। अब आपको इस चेन की नंबरिंग देनी, फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखते हैं, इससे आगे आपकी चेन जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट कार्बन एटम नहीं। तो 1 2, तो ये आपका जाएगा प्रीफिक्स के अंदर, तो ये कहलाएगा मिथाइल। और 2 कार्बन्स की चेन, तो एक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल, और एस्टर ग्रुप के लिए OH। तो इस प्रकार से मिथाइल इथेनोएट का जब आपने रिडक्शन किया तो वहाँ पर आपका क्या बना, इथेनॉल एंड मिथेनॉल। तो डियर गाइज, मैं लास्ट 2 मेथड्स की बात करूँ तो वहाँ पर एक रिजल्ट यही निकल के आता है कि एल्डिहाइड कीटोन एस्टर का जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो कुछ कैटेलाइस्ट का यूज़ करते हैं। तो याद रखिए कि जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का ही रिडक्शन करवाता है, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका जो रिडक्शन करवाने के लिए यूज करते हैं वो एल्डिहाइड का भी करता है, कीटोन का भी, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी और एस्टर का। तो डियर गाइज, इस प्रकार से हमने वो सारे मेथड डिस्कस कर लिए हैं कि जिससे हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन करनी। अगर यहाँ तक भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट रख सकते हो। जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें कमेंट की स्टडी करने के बाद मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब इसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए अब हम कुछ प्रिपरेशन करने जा रहे हैं फिनोल की, और देखेंगे
कि फिनोल की प्रिपरेशन किस प्रकार से होती है। तो चलिए गाइज आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल कि फिनोल को किस प्रकार तैयार करेंगे। तो फिनोल्स को हम दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन, सेकंड इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस। क्वेश्चन ये है सर, जब दोनों जगह हम फिनोल की प्रिपरेशन कर सकते हैं तो इंडस्ट्रियल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। फिनोल की अमाउंट को लार्ज कर बनाने के लिए या ज़्यादा मात्रा में फिनोल को प्राप्त करने के लिए हमें इंडस्ट्रियल एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम जो टॉपिक अब डिस्कस करेंगे वो कौन से मेथड का यूज करेंगे। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे। और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में फिनोल को बनाने के लिए जो बेस्ट मेथड है दैट इज डो प्रोसेस। पहला मेथड क्या है बेटा, डो प्रोसेस। और डो प्रोसेस के अंदर ही मैं एक और टर्म्स को यूज करके एक पार्ट लिखने जा रहा हूँ, फ्रॉम अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड का बेटा दूसरा नाम भी याद रख सकते हो आप। अराइल का मतलब बेंजीन रिंग। अगर उसके अंदर बेंजीन रिंग है तो उसको बोलेंगे एरोमेटिक्स। क्या बोलेंगे, एरोमेटिक्स। और उसके ऊपर हैलाइड का मीन्स हैलोजन लगाना है तो इसका दूसरा नाम बनेगा हैलाइड का मीन्स हैलोजन। और बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा तो यहाँ पे इसको बोला जाएगा हेलो अरीन्स। तो अराइल हैलाइड्स कहूँ या मैं फ्रॉम हेलो अरीन्स कहूँ या मैं डो प्रोसेस कहूँ, इसका बेटा एक ही मीनिंग है। अराइल हैलाइड, हैलाइड मीन्स हैलोजन को आपने बेंजीन के ऊपर अटैच करवा देना है। इस प्रकार से आपका हेलो अरीन बन करके तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर किस किस प्रकार के हेलो अरीन्स चेक कर सकते हैं। तो बेटा फॉर एग्जांपल ये आपका बेंजीन है। यदि इस बेंजीन के ऊपर आप आयोडीन का अटैचमेंट करते हो तो क्या नाम बोला जाएगा, आयोडोबेंजीन। अगर यहाँ पर आप क्लोरीन का अरेंजमेंट करते हो तो यहाँ पर बोला जाएगा क्लोरोबेंजीन। और यदि आप यहाँ पर इसके ऊपर फ्लोरीन का अटैचमेंट करते हो तो ये बोला जाएगा फ्लोरोबेंजीन। और यदि आप यहाँ पर ब्रोमीन का अटैचमेंट करते हो तो ब्रोमोबेंजीन। इस प्रकार से आप कहोगे सर यहाँ पर एक हैलोजन और बच गया एस्टेनिन, तो बेटा वो रेडियो एक्टिव नेचर होने की वजह से हम उसकी स्टडी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आपने 4 टाइप्स के अराइल हैलाइड बना लिए। कौन कौन से, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन और फाइनली ब्रोमोबेंजीन। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हमने फिनोल को तैयार करना है और फिनोल को हम तभी बना सकते हैं जब इन हेलो अरेंज की रिएक्टिविटी अच्छी खासी हो, बहुत अच्छी हो। बट एक्सपेरिमेंटल चेक करने के बाद ये पाया गया कि जितने भी हेलो अरेंज होते हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। एक्सपेरिमेंटल चेकअप करने के बाद पता चला कि जितने भी हमारे हेलो अरेंज होते हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। क्लियर है। अब जब तक इनकी रिएक्टिविटी अच्छी खासी नहीं होगी तो हम इससे फिनोल नहीं बना पाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि इन हेलो अरेंज से फिर हम फिनोल बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले बेटा हमें इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। जब ऑटोमेटिक इसकी रिएक्टिविटी आप बढ़ा दोगे तो आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाओगे और आपका फिनोल तैयार हो जाएगा। तो मेरा यही है कि डो प्रोसेस के अंदर हेलो अरेंज डायरेक्ट फिनोल क्यों नहीं बना पाता। वाही
वी कैन नॉट प्रिपेयर फिनोल बाय डायरेक्ट मेथड इन हेलोअरिन्स। तो आप कहोगे एग्जामिनर को, ड्यू टू लो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरिन्स फिनोल इजली नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम हेलोअरिन्स, so by increasing its reactivity we applied drastic conditions। हम उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ ड्रास्टिक कंडीशन लगाएंगे, और जब हमारी ड्रास्टिक कंडीशन वहाँ पर लग जाएगी तो फिनोल की रिएक्टिविटी हेलोअरिन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और हमारा फिनोल अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। तो चलिए गाइज, अब हम इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो अराइल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी कम है, तो उसकी रिएक्टिविटी कम है तो उस पर किस प्रकार की रिएक्शन होगी। अभी अभी आपने देखा कि अराइल हैलाइड के अंदर हैलोजन होता है, और हैलोजन के जब हम स्टडी किया तो उसका ऑक्टेट हमें कंप्लीट मिला। 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन उसने बेंजीन के पास से लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर। तो ये तो कन्फर्म होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब उस न्यूक्लियोफाइल की जगह अगर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाए, एक स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस कर दे एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को, तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है, और इस प्रकार से कुछ कंडीशन लगानी पड़ती हैं जिससे अराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या हो जाए हमारी, इंक्रीज। तो चलिए गाइस देखते हैं कि हम अराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। तो डियर गाइस, पहला है कि हमें एक्वस सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा बेस का। किसका भी? बेस का। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो और पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और टेम्परेचर को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो डो प्रोसेस के अंदर जो हमारा टेम्परेचर वेरी करता है वो कितना करता है, 623 केल्विन, और प्रेशर जो एग्जिस्ट करता है 300 एटमॉस्फेयर। तो याद रखना बेटा, जब हम हेलोअरिन्स होता है उसकी लो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपने कुछ ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ेगी, और ड्रास्टिक कंडीशन लगाने के लिए क्या क्या यूज करना पड़ेगा, aqueous solution of alkali, for example sodium hydroxide, potassium hydroxide, high temperature 623 केल्विन्स और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कंडीशन लगानी पड़ती है। फिर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो हमारे हैलोजन होते हैं वो विकर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो विकर न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर कौन डिस्प्लेस करेगा बेटा, स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल। तो जब हमारा स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल एक विकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करे तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डियर गाइज, इस प्रकार से यहाँ पर आपने 3 क्वेश्चंस का एक सेट बना लिया है। वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं उसको चेक करते हैं। पहला एग्जामिनर यही पूछेगा कि डो प्रोसेस से हम किसकी प्रिपरेशन करते, तो आप कहोगे फिनोल। फिर आपसे पूछेगा डो प्रोसेस के अंदर आप कौन से रिएक्टेंट यूज करते, आप कहोगे हेलोअरिन्स। फिर एग्जामिनर थर्ड क्वेश्चन के अंदर पूछेगा हेलोअरिन्स की तो रिएक्टिविटी कम है, आप उससे फिनोल कैसे बनाओ। फिर आपका जवाब ऑन द स्पॉट आ जाना चाहिए, सर हेलोअरिन्स की रिएक्टिविटी लो होती है। तो एग्जामिनर पूछेगा कि भाई हेलोअरिन की यदि हमारे पास रिएक्टिविटी कम है तो उस रिएक्टिविटी को आप कैसे बढ़ाओगे, तो कहोगे सर हम कुछ ड्रास्टिक कंडीशन लगाएंगे। तो कहेगा कौन कौन सी कंडीशंस, फिर कहोगे सर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कली, हाई टेम्परेचर 623 केल्विन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 300। तो वहाँ पर क्या होगा, फिर वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि डो प्रोसेस के अंदर किस प्रकार की रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो कहेगा इसको डिफाइन करो, तो आप कर देना कि हेलोजन होता है वो विकर न्यूक्लियोफाइल होता है, उसको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। पहले बेटा मैं इस रिएक्शन को बताता हूँ, उसके बाद इसको मैकेनिज्म के
जानने की कोशिश करेंगे इस रिएक्शन का पीछे का क्या मैकेनिज्म है और ये किस प्रकार से काम किया। मैं पहले बता रहा हूँ डियर गाइज, एनसीईआरटी बुक्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं कर रही, तो डियर गाइज मेरा मेन फोकस ये रहता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस के आपके मैकेनिज्म क्लियर करवाऊँ। मैकेनिज्म से आपके कई क्वेश्चंस और अराइज होते हैं और ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि इसको मैकेनिज्म करवाने का मेरा मेन मोटिव क्या था। तो डियर गाइज, चाहे आप कुछ भी कीजिए डेली, चाहे आप अपना छोटा सा टारगेट ही क्यों फिक्स कीजिए, छोटा नहीं तो बड़ा, बड़ा नहीं तो छोटा, और पूरा एम उस टारगेट को कंप्लीट करने में या अचीव करने में लगा दीजिए। फिर देखना जो आपकी लाइफ है ना वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक बेंजीन ले लिया, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर मैंने ड्रास्टिक कंडीशन लगाई, जो बेस है वो एक्सेस अमाउंट में ले लिया, 2 मोल्स ले ली सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो यहाँ से कुछ डायरेक्ट देखते हैं क्या बनता है। आपने चेक किया कि 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर 2 हाइड्रोजन थे और 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। और यहाँ पर 2 मोल थे सोडियम के, तो 1 मोल सोडियम ने Cl के साथ रिएक्शन के लिए NaCl भी निकल गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो क्वांटिटी रह गई वो 1 ऑक्सीजन बच गया और 1 सोडियम, तो इस प्रकार से सोडियम फिनॉक्साइड बच गया। डायरेक्ट रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसका मैकेनिज्म भी। फिर मैंने किसी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी, तो एसिड आपको क्या देगा, H पॉजिटिव। तो सोडियम के ऊपर भी पॉजिटिव होता है और हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव, ये अपने आप को सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl निकल गया और आपका क्या बन गया, फिनॉल। किसी भी हेलो अरेंज से फिनॉल तक पहुँचने में हमने यहाँ तक 2 स्टेप यूज किए। पहला ड्रास्टिक कंडीशन लगाई, तो आपका क्या बढ़ा, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर हमने उसका एसिडिफिकेशन कर दिया, तो आपका फिनॉल बन गया। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कम से कम 3 बार पूछा हुआ बेटा, कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो नीट हो, चाहे IIT जैम्प हो, या कभी एम्स के अंदर भी पूछा हुआ, जिसको आज के दिन नीट्स में इंक्लूड कर दिया गया। तो वो क्वेश्चन क्या था, उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस मैकेनिज्म को ड्रा करना पड़ा। तो चलिए गाइस देखते हूँ मैकेनिज्म क्या है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि आपके हाथ में रफ नोटबुक हो, और जैसे मैं कुछ अपने प्यारे से मुख के द्वारा जो वर्ड बोलूं तो आपके हाथ लिखने को तैयार। तो यहाँ पर मैंने अभी देखा कि जो आपका रिएक्टेंट था वो क्लोरोबेंजीन था, यस और नो, तो आपको होगी सर यस। और एक पोजीशन पर हैलोजन है और बाकी जो 5 पोजीशन बच गई बेंजीन की वो इक्विवेलेंट है, वो हर पोजीशन पे हाइड्रोजन का कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, इस सभी इक्विवेलेंट पोजीशन से आप किसी एक पोजीशंस को कैरी कर लीजिए और वहाँ से यहाँ पर कार्बन होने की वजह से और यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके बीच में जो बॉन्ड है बहुत छोटा बॉन्ड है। क्या करेगा, कार्बन उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। तो इस प्रकार से इस ऑर्थो पोजीशन पर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई हो गया। यहाँ से आपका क्या निकल गया, H। और मैंने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फर्स्ट टाइम 1 मोल यूज किया, तो यहाँ से H, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये किसका काम करता है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपको क्या देगा, OH नेगेटिव। तो यहाँ से H और इसने दे दिया आपको OH नेगेटिव, तो यहाँ से आपको देखिए वाटर मिल गया कि नहीं, यस और नो। बेस होता है वो OH नेगेटिव देता है। बट यहाँ पे एक पॉइंट फोकस करना बेटा, यहाँ पर अभी आपका एक पार्ट बच गया, क्या, Na पॉजिटिव, क्या बच गया, Na पॉजिटिव। और इस प्रकार से सेकंड स्टेप हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बोलो यस और नो, समझ में आया कि नहीं आपको, होगी सर बिल्कुल। तो आप यहाँ पर देख रहे हो बेंजीन के ऊपर हैलोजन है, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा होती है।
तो वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब जो वो आसानी से अपनी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो वो अच्छा खासा लीविंग ग्रुप बन जाएगा। लीविंग ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो हैलोजन है वो अच्छा लीविंग ग्रुप का काम करता है। तो यहाँ से ये लीविंग ग्रुप बाहर निकल गया। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, जब ये क्लोरीन इस वाले कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, क्लियर, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। अब आपको ये दोनों चार्ज कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, तो ये बड़े खतरनाक हैं। इसको आपने स्टेबलाइज करना है। तो क्या करेगा, ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेगा, यहाँ पर। तो पॉजिटिव वाले ने तो कार्बन ने इसके पास इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके पास नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, और यहाँ इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव। इस प्रकार से यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड अराइज होगा। क्या अराइज होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो बेटा मैंने इसी पॉइंट को फोकस करने के लिए क्या मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की। क्वेश्चन ये पूछा हुआ कंपटीशन एग्जाम में, अब आपके कान अच्छी तरह खुले हों कि जब हम फिनोल को 2 प्रोसेस से तैयार करते हैं तो आपका वहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनता है। रिएक्शंस में देखते हो तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है, बट वो पूछा इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो इसको बोल दे बेंजीन होता है, बट इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से ये बोल जाएगा बेंजाइन। तो 2 प्रोसेस के अंदर आपका इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा, बेंजाइन। तो इस प्रकार से आपका बेंजाइन बनता है इंटरमीडिएट के। बट अभी हमारा फिनोल नहीं बना है। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के 2 मोल्स लिए थे जब रिएक्शंस को डायरेक्ट करने की कोशिश की। 1 मोल हम यूज कर सकते हैं, अब दूसरा मोल तैयार है आपका। इस प्रकार से हमने 1 मोल और डाल दी। यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का काम करता है तो आपको क्या दे रहा है, ये OH नेगेटिव। और उसी प्रकार अब यहाँ से मैं समझने की कोशिश करता हूँ। अब इसको समझने की कोशिश करते, इसके बाद मेरा बेटा ये स्टेप है, ठीक है। चलो देखते, अगर ये बेस है तो आपको OH नेगेटिव देगा, यस और नो। और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर। तो 1 पाई बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। अब पॉजिटिव वाला पार्ट क्या करेगा, बेस के पास से नेगेटिव वाले पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ इस पॉजिटिव वाले पार्ट ने इसको अट्रैक्ट कर लिया, OH नेगेटिव। तो यहाँ पर ये OH निकल। अभी भी इसके पास क्या बच रहा है आपका, Na पॉजिटिव। क्या बच रहा है आपका, Na पॉजिटिव। याद रखना इस वाले स्टेप में जो Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव बचा था और इस वाले स्टेप में जो Cl नेगेटिव था, दोनों किस रूप में बाहर निकल गए, साल्ट फॉर्म में NaCl आपका बाहर निकल गया। अब क्या कुछ सीन है, इसने OH ले लिया। अब यहाँ पर ये नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जब ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगी और उसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो इस प्रकार का सीन अराइज हो गया। अब आपने जब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगेन यूज किया था तो वहाँ पे OH तो निकल गया था इस पार्ट की तरफ, बट यहाँ पर क्या बच गया था, सोडियम पॉजिटिव। वही बात है कि ये नेगेटिव पार्ट इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो यहाँ से सोडियम पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, तो ONA। अब आपने सिर्फ क्या करना है, अब आपका प्रोडक्ट बनने को बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंच चुका है। इसका आप एसिडिफिकेशन करवा दिए, कोई भी एसिड डाल दीजिए। इस एसिड आपको क्या देगा, H पॉजिटिव। जब यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, Cl नेगेटिव।
ये Cl नेगेटिव किसके साथ रिएक्शन करेगा, NaCl, और यहाँ पर जो H है वो इसकी पोजीशन को सब्सटीट्यूट कर देगा और फिनॉल बच जाएगा। तो डियर गाइज, यहाँ पर मेरा मेन मोटिव यही था कि डो प्रोसेस को समझाने का कि इसके अंदर आपका इंटरमीडिएट क्या बनता है। तो आपका इंटरमीडिएट डो प्रोसेस के अंदर क्या बनता है, बेंजाइन। अगेन रिपीट, बेंजाइन। तो डियर गाइज, यहाँ तक हमने फिनोल्स की वन टाइप ऑफ प्रिपरेशन को स्टडी कर लिया है, और जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं पहले ये देखने की कोशिश करूँगा क्या किसी स्टूडेंट्स के कोई या किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो उसने अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ लिखा है या नहीं, तो फिर उस डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो तो आप इसके नीचे चैट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट अवश्य डालिए, ताकि मैं ये समझूं कि आपको जो समझाने का मेथड है वो अच्छा लगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड।